ऑफ नॉन एलर्जिक रेनाइटिस की बात करें तो उसमें सबसे पहले रेनाइटिस जो आता है वो ड्रग इंड्यूस रेनाइटिस आता है। मोस्टली जो ड्रग काज करते हैं रेनाइटिस, उसमें सबसे पहला ड्रग्स जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव जितने भी ड्रग्स हुए, एंटी हाइपरटेंसिव जितने भी ड्रग्स हुए वो ये काज करते हैं। नंबर 2, दूसरा इसके बाद जितने भी एंटी कोलिनेस्ट्रेज हुए वो भी काज करते हैं। और नंबर 3 कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो पर्सन यूज़ करते हैं उनमें भी क्या होता है, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन अपीयर होती है। इस तरह लाइकवाइज न्यूस्टिग्मीन अगर कोई पर्सन यूज़ कर रहा है तो उस न्यूस्टिग्मीन के यूज़ करने की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि न्यूस्टिग्मीन क्या करता है, इंक्रीज़ करता है किस चीज़ को, एसिटाइलकोलिन को। एसिटाइलकोलिन ज़्यादा है तो स्टिमुलेशन ज़्यादा है और नेज़ल ग्लैंड की सिक्रीशन ज़्यादा हो गया एंड दैट विल लीड्स टू राइनाइटिस। तो ये कंडीशन काज होती है इनकी वजह से, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटीकोलिनेस्ट्रेज और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से ये काज होती है। अगले जो है उसका नाम है राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा। अगर कोई पर्सन डीकंजेस्टेंट यूज़ कर रहा है, वो डीकंजेस्टेंट यूज़ कर रहा है और उसका डीकंजेस्टेंट यूज़ करना ओवर हो गया, ओवर यूज़ ऑफ डीकंजेस्टेंट, तो उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो ऑपोजिट हो जाता है। तो इससे एक फिनोमेना आता है जिसका नाम है रीबाउंड फिनोमेना। रीबाउंड फिनोमेना में क्या होता है, रीबाउंड फिनोमेना में ऐसा होता है कि अगरचे वो डीकंजेस्टेंट है लेकिन इट विल लीड्स टू व्हाट, इट विल लीड्स टू कंजेशन एंड इट विल लीड्स टू राइनाइटिस। तो वो क्या लेके जाता है, राइनाइटिस की कंडीशन लेके आता है। क्योंकि अगर ये कंडीशन सीवियर हो जाए तो थेरेपी के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, सिस्टेमिक स्टीराइड की थेरेपी यूज़ कर सकते हैं और वो सिस्टेमिक स्टीराइड की थेरेपी से उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो ये रेनाइटिस मेडिकामेंटोसा हुआ। उस अगले थर्ड जो है वो रेनाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी। मोस्टली हमें पता है कि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स अप एंड डाउन आते हैं और हार्मोनल चेंजेस होती है। तो उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से सिक्रीशन भी इफेक्ट करती हैं। याद रहे कि एंटीहिस्टामिन यहाँ पर सोच समझ के देना है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली चांसेस होते हैं क्या, फिटस की डेवलपिंग हो रही होती है और वहाँ पर फिटस के लिए ये मोस्टली नॉट सुटेबल, सेफ नहीं है। तो साइकोलॉजिकल इमोशनल रेनाइटिस हमें पता चल गया है कि रेनाइटिस इज कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, नॉन एलर्जिक रेनाइटिस। अगर कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन है, लाइक स्ट्रेस है, स्ट्रेस के साथ एंग्जाइटी है, कोई टेंशन है, तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, ऑटोनॉमिक इमोशनल रिस्पांस हो सकता है और इस इमोशनल रिस्पांस की वजह से इमोशनल राइनाइटिस की कंडीशन आती है। तो क्या देना है, एंटी डिप्रेसेंट देने हैं जिससे ये कंट्रोल किया जाए ताकि इमोशंस रिस्पांस वगैरह की वजह से राइनाइटिस ना हो। राइनाइटिस ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म, हमें पता है हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, थायरॉक्सिन कम होता है और थायरॉक्सिन कम होने की वजह से थायरॉक्सिन इज आल्सो, हाइपोथायराइडिज्म इज आल्सो अ फैक्टर विच स्टिमुलेट व्हाट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। थायरॉइडिज्म या थायराइड जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर थायराइड सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, हाइपोथायराइडिज्म हो गई है, तो सिंपैथेटिक फाइबर्स जो सिस्टम जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और कम होने के साथ ही पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ओवर हो जाएगी एंड दैट पैरासिम्पैथेटिक विल लीड्स टू वेसोडाइलेशन एंड दैट विल लीड्स टू व्हाट, राइनाइटिस, एंड विच इज नोन एज नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। नॉन एयर फ्लो राइनाइटिस, अगर किसी पर्सन में सर्जिकल क्या हुआ है, लेरिंजेक्टोमी हुई है या लेरिंजेक्टोमी इसके साथ साथ या कोई दूसरी सर्जिकल ट्रीटमेंट हुई है जिससे हम क्या कहते हैं, ट्रेकियोस्टोमी हुई है, तो उससे जितने भी एयर अगर फ्लो वहाँ पर हो रहा है तो वहाँ पर एयर फ्लो के इरिटेशन की वजह से वहाँ पर जितने भी टर्बिनेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो टर्बिनेट्स स्वालो हो जाते हैं एंड दैट विल लीड्स टू स्वालन हो जाते हैं और उसके स्वालन होने के साथ ही वेजो मोटर कंट्रोल जो है, वेजो मोटर जो कंट्रोल नॉर्मल हो रहा है ये क्या होगा, ये लॉस हो जाएगा एंड विल लीड्स टू वेजोडाइलेशन और राइनाइटिस की कंडीशन आएगा। कंसंट्रेटेड राइनाइटिस की बात करें, देखिए अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उससे हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और उससे लाइक कोई भी फूड अगर देखते हैं तो उससे क्या होता है, गट में सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है एंड दैट गट सिक्रीशन, गट में जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी स्टिमुलेशन हो जाती है और उनकी स्टिमुलेशन के साथ लाइक एसिटाइलकोलिन वहाँ पर इंक्रीज़ हुआ, एसिटाइलकोलिन के ओवर सिक्रीशन की वजह से ग्लैंड की सिक्रीशन हुई, तो ये acetylcholine is also stimulate beside
गट ये आल्सो स्टिमुलेट नेजल म्यूकोजा को भी स्टिमुलेट कर देता है, और उस नेजल म्यूकोजा की स्टिमुलेशन की वजह से क्या आ जाती है, गैस्ट्रेटरी रेनाइटिस की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। अदर फॉर्म ऑफ नॉन एलर्जिक रेनाइटिस पढ़ रहे थे, तो पहला जो है ड्रग इंड्यूस है, जिसमें एंटी हाइपरटेंसिव, एंटीकोलिनेस्टेरॉइड और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं। नेस्टेगमीन अगर यूज़ करें इंक्रीज़ कर रहा है स्टेलकोलिन को, तो स्टेलकोलिन ज़्यादा हुआ तो स्टिमुलेशन ज़्यादा हुई, स्टिमुलेशन ज़्यादा हुई, इट लीड्स टू राइनाइटिस। देखें जो है राइनाइटिस मेडिकमेंटोसा है, डीकंजेशन को जो पर्सन ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो ओवर यूज़ से रिबाउंड फिनोमेना होगा, और डीकंजेशन होने की बजाय कंजेशन हो जाएगी, वेजोडाइलेशन हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन सीवियर है तो सिस्टमिक स्टेरॉइड की थेरेपी यूज़ करते हैं। राइनाइटिस प्रेगनेंसी में पता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अप डाउन होते हैं, और उस हार्मोन चेंजेस की वजह से सिक्रीशंस भी अप एंड डाउन होती है, जिसकी वजह से राइनाइटिस की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। एंटीहिस्टामिन यहाँ पर आपने डेवलपिंग फिटस के लिए सेफ नहीं है। साइकोलॉजिकल इमोशनल राइनाइटिस की अगर बात करें तो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास में पता है कि इमोशन से रिलेटेड है, तो वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और टेंशन की वजह से होता है। अगर एंटी डिप्रेसेंट तो दें तो फिर वो फैक्टर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। राइनाइटिस ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म, अगर थायरोक्सिन कम है, हाइपोथायराइडिज्म हो रही है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कम होगा, पैरासिम्पैथेटिक ज़्यादा स्टिमुलेशन होगा, उसकी वेजोडाइलेशन होगी, एंड इट लीड्स टू नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। नॉन एयर फ्लो राइनाइटिस की बात करें तो हमें पता है कि लेरेंक्टोमी या कोई भी ट्रेकेस्टोमी कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट हुई है तो उसके बाद जो नॉर्मल जो वेजोमोटर कंट्रोल है ये लॉस हो जाएगा। अगर फिर भी एयर फ्लो हो रही है तो वहाँ से टर्मिनेट स्वॉलन होंगे और भी लीड्स टू वेजोडाइलेशन, एंड दैट विल लीड्स टू दैट कॉम्प्लिकेशन। गैस्ट्रेटिक राइनाइटिस की पता है हमें गट ग्लैंड में एसिटाइलकोलिन की सिक्रीशन होती है, और बिसाइड्स गट में ये नेजल म्यूकोजा को भी स्टिमुलेट करता है, और नेजल म्यूकोजा की स्टिमुलेट होने की वजह से वहाँ पर नेजल डिस्चार्ज और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह वगैरह की कॉम्प्लिकेशंस अपीयर हो जाती हैं।